नित्या और श्रेष्ठ के बीच एक खास पल चल रहा था, जब श्रेष्ठ ने अपने प्यार और समर्पण को व्यक्त करते हुए नित्या से कहा, तुम्हें मुझसे अलग करना इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी संभव नहीं। हमारी शादी का बंधन ऐसा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जो इन रिश्तों को हल्के में लेते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो जो भी सजा दोगी मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। श्रेष्ठ की इन बातों से नित्या भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रेष्ठ को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ और यही वजह है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए उसका माथा अपने माथे से जोड़ा और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुगर। लेकिन तभी नित्या ने घड़ी पर नजर डाली और परेशान होते हुए बोली, ओह, मुझे जल्दी उठना था। आज मेरी पहली रसोई है और अभी तक नहाया भी नहीं। श्रेष्ठ ने उसे शांत करते हुए कहा, परेशान मत हो, मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। वैसे भी यहाँ इतने सारे नौकर हैं तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी यहाँ काम करे। नित्या ने जवाब दिया, मैं समझती हूँ कि यहाँ सब कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैं अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत काम करना चाहती हूँ, खासकर आपके लिए। आप मुझसे ये हक मत छीनिए। श्रेष्ठ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम खाना बना सकती हो, लेकिन बस खाना, बाकी कुछ मत करना। नित्या हंसते हुए बोली, ठीक है, पर मुझे अब जल्दी जाना होगा। घर में इतने मेहमान हैं और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि बहू इतनी देर तक सोई रहे। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और इस छोटे से तकरार में भी उनका प्यार झलक रहा था। जब नित्या ने अपनी बात रखी, श्रेष्ठ के चेहरे के हाव भाव बदल गए। गहरी आवाज में उसने कहा, नित्या, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन लोगों की परवाह नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उनकी बातों पर ध्यान दो। ये लोग केवल दिखावे के लिए होते हैं। मेरे लिए बस मेरे माता पिता और अब तुम मायने रखते हो, बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं। नित्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन हम उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे हमसे बड़े हैं और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही नहीं होगा। श्रेष्ठ ने हल्की मुस्कान के साथ हार मानते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो, लेकिन अब तो कम से कम मेरे साथ शॉवर लेने चलो। नित्या ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा, साथ में शॉवर क्यों? श्रेष्ठ ने नित्या के करीब आते हुए उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन दिया और बोला, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। एक तो इससे समय और पानी दोनों बचेंगे और दूसरा, हमारे बीच का प्यार और भी गहरा होगा। अब कोई बहाने नहीं, साथ चलो। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। श्रेष्ठ की इस बात पर नित्या उसकी ओर शरारती नजरों से देखने लगी, मानो उसकी हरकतों को समझते हुए उसे टालने की कोशिश कर रही हो। जब नित्या ने श्रेष्ठ की बात सुनी, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और उसने मासूमियत भरे अंदाज में अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या श्रेष्ठ, आप ऐसा सोच भी सकते हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी ही बीवी के साथ ऐसा करने की बात कर रहे हैं। श्रेष्ठ ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया और मजाकिया लहजे में कहा, शर्म? वो तो मैंने कल ही त्याग दी। अब मैं पूरी तरह से बेशर्म बन चुका हूँ। और वैसे भी तुम खुद ही तो मुझे बेशर्म कहती हो, तो ठीक है, मैं बेशर्म सही, लेकिन ध्यान रहे, मैं जैसा भी हूँ तो सिर्फ तुम्हारा और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। नित्या ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर सहमति जताई और उसके गालों पर हल्का सा चुंबन देकर कहा, ये बात तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और मैं कभी किसी और को आपके करीब आने भी नहीं दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं, समझे? श्रेष्ठ ने भी उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, हाँ, सिर्फ तुम्हारा। मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निवंशी, मेरी दुनिया तुम ही हो। उसकी बात सुनकर नित्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। श्रेष्ठ ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वहां उन्होंने साथ में वक्त बिताया, जो उनके रिश्ते को और भी गहरा और खास बना गया। श्रेष्ठ और नित्या जब अपने कमरे से बाहर आए तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। नित्या ने लाल रंग की बेहद सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने कोई भारी मेकअप नहीं किया था
बस आंखों में काजल, माथे पर सिंदूर और होठों पर हल्की लाल न्यूड लिपस्टिक थी। उसकी सादगी और चेहरे पर नेचुरल ग्लो ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। जब वो दोनों नीचे आए तो अनिका जी की नज़र उन पर पड़ी। उनके चेहरे पर तुरंत एक प्यारी मुस्कान आ गई। दक्ष जी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, देखो बच्चे आ गए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। उनकी बात सुनकर दक्ष जी भी मुस्कुरा उठे। लेकिन दूसरी तरफ नीरव, तारिका और बुआ दादी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उन तीनों को श्रेष्ठ और नित्या की खुशी देखी नहीं जा रही थी। उनके चेहरे पर जलन और गुस्से का मिश्रण साफ दिख रहा था। खासतौर पर तारिका और उसकी दादी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि श्रेष्ठ जैसा लड़का उनके हाथ से निकल चुका है। वहीं नीरव, जिसने कभी नित्या को ठुकरा दिया था, अब उसे अपनी भाभी के रूप में देखकर गुस्से से लाल हो रहा था। नीचे पहुंचते ही अनिका जी और दक्ष जी ने दोनों को गले लगाया और गुड मॉर्निंग कहा। नित्या ने अनिका जी की तरफ देखते हुए अपने कान पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरा इस घर में पहला दिन था और मैं देर से उठी। मुझे पहली रसोई की रस्म निभानी थी, लेकिन नींद ही नहीं खुली। सॉरी। अनिका जी ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये सब हो जाता है। और वैसे भी कल तुम्हारा बहुत खास दिन था, मेरा मतलब रात थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए, सिवाय उन तीनों जलनखोरों के जो अभी भी अपना चेहरा बिगाड़े बैठे थे। अनिका जी ने शरारत भरे अंदाज में कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम आगे भी देर से उठो। मुझे बस ये जानकर खुशी होगी कि मेरे दोनों बच्चे खुश हैं। तभी दक्ष जी ने श्रेष्ठ के कंधे पर हाथ रखते हुए चुटकी ली, तो मेरे शहजादे, कैसी रही आपकी पहली रात? श्रेष्ठ ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन नित्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दोनों की आंखों में जो प्यार और शर्म था, वो इस नए रिश्ते की गहराई को बयान कर रहा था। श्रेष्ठ ने अपने पिता की ओर देखते हुए शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, डैड, क्या आप सच में ऐसा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? कुछ तो लिहाज रखिए। आप अपने बेटे और बहू से ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? दक्ष जी ने हंसते हुए सिर हिलाया और बोले, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, और एक दोस्त अपने दोस्त से सब कुछ साझा कर सकता है, मुझसे क्या छुपाना? श्रेष्ठ ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, डैड, फिर भी नहीं, कुछ बातें पर्सनल होती हैं। उन दोनों की इस हल्की फुल्की बात पर सास बहू मुस्कुरा रही थी, लेकिन दूसरी ओर नीरव का गुस्सा और जलन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आखिरकार उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए बीच में टोकते हुए कहा, वैसे भी हम में से किसी को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है। फिर उसने नित्या की ओर देखते हुए नफरत भरी निगाहों से कहा, ये लड़की मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी और मैं इसका असली चेहरा जानता हूँ। इसका कैरेक्टर क्या है, ये मुझे अच्छे से पता है। नित्या आपके लिए सही नहीं है भाई, लेकिन आप मेरी बात मानेंगे नहीं। एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। पता नहीं ये कॉलेज में कितनों के साथ। नीरव के शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि श्रेष्ठ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना सब्र खोते हुए नीरव के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुमने ये सब बोलने की हिम्मत कैसे की नीरव? मेरी पत्नी के लिए ऐसे शब्द और उसे नाम लेकर बुलाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? भूल मत, अब से ये तेरी भाभी है। तेरा ये घटिया रवैया मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्रेष्ठ के गुस्से से माहौल में सन्नाटा छा गया। नित्या का चेहरा सदमे और शर्म से लाल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नीरव उसके बारे में इतने घटिया शब्द बोल सकता है, वो भी सबके सामने। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी सिसकियां दबाने के लिए अपने दांतों से होंठ कसकर दबा लिए। दक्ष जी और अनिका जी भी नीरव की बातों पर आग बबूला हो चुके थे, लेकिन तारिका और उसकी दादी के चेहरों पर संतोष की झलक थी, मानो वे मन ही मन खुश हो रही हों। आसपास मौजूद मेहमान फुसफुसाने लगे और उनकी अजीब नजरें नित्या को असहज करने लगीं। नित्या को लगने लगा कि हर कोई उसे ही घूर रहा है। अपने भीतर उठते भावों को दबाने के लिए उसने अपनी हथेलियों पर नाखून गड़ा लिए, जिससे हल्का खून बहने लगा। उसकी सिसकियों को रोकने का उसका हर प्रयास उसे और अधिक कमजोर बना रहा था। जब नीरव ने श्रेष्ठ का घूंसा खाया और उसकी तीखी बातें सुनी, तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने अपनी जलन को काबू में रखने के बजाय तीखे लहजे में कहा, भाई, ये लड़की मुझसे छोटी है।
श्रेष्ठ ने ये सुनते ही नीरव का कॉलर पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया, चाहे ये उम्र में छोटी हो, लेकिन रिश्ते में ये तुझसे बड़ी है। आज से इसे भाभी कहकर बुलाएगा। अगर फिर कभी तूने इस पर घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत की तो याद रखना कि तेरा बड़ा भाई तेरा क्या हाल करेगा। मैं किसी भी हाल में अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे इल्जाम लगाने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों न हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्रेष्ठ की बातों ने नीरव के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। वो अपना कॉलर छुड़ाकर अकड़ भरे लहजे में बोला, सॉरी भाई, लेकिन मैं इस गंवार लड़की को कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगा। जब मैंने इससे शादी करने से मना कर दिया तो इसके लालची माँ बाप ने इसे आपके सिर पर थोप दिया। जैसे इसके माँ बाप हैं वैसे ही ये खुद भी है, एक गोल्ड डिग। नीरव के इन शब्दों ने श्रेष्ठ का धैर्य पूरी तरह खत्म कर दिया। वो पहले ही दिन अपनी पत्नी के लिए इतने गंदे शब्द अपने छोटे भाई के मुंह से सुन चुका था और अब उसकी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। श्रेष्ठ ने बिना कुछ सोचे अपनी कमर से चमड़े का बेल्ट निकाला। जब उसने ऐसा किया, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। अनिका जी, दक्ष जी और यहाँ तक कि तारिका और बुआ दादी को भी समझ आ गया कि अब स्थिति हाथ से निकलने वाली है। श्रेष्ठ ने बेल्ट को हाथ में लपेटते हुए हवा में झुलाया। तारिका डर के मारे चिल्लाई, श्रेष्ठ रुको, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगले ही पल उसने नीरव पर बेल्ट का प्रहार करते हुए गुस्से में दहाड़ा, तूने क्या कहा? तेरा मुंह कैसे खुला मेरी पत्नी के लिए ऐसे घटिया शब्द बोलने के लिए? क्या सोचकर तूने ऐसा कहा? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कभी किसी के लिए ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। नीरव की अकड़ अब दर्द में बदलने लगी थी, लेकिन श्रेष्ठ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं कमरे में बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शांत और समझदार दिखने वाला श्रेष्ठ इस तरह से अपना आपा खो सकता है। श्रेष्ठ ने अपने गुस्से को पूरी तरह से खो दिया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो अपने छोटे भाई के साथ क्या कर रहा है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ ये दृश्य था कि नीरव ने उसकी पत्नी नित्या की बेइज्जती की, वह भी सबके सामने। वहीं नित्या का दिल इस नज़ारे को देखकर दहल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही शख्स जिसने कल उसे इतना प्यार और स्नेह दिया, इतना सख्त और निर्मम भी हो सकता है। श्रेष्ठ का ये रूप उसके लिए पूरी तरह से अजनबी था। जहां कमरे में मौजूद बाकी लोग डर और सदमे में थे, वहीं दक्ष जी और अनिका जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वे न तो गुस्से में थे और न ही अपने छोटे बेटे को इस हाल में देखकर दुखी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर इस सिचुएशन में दखल नहीं देना चाहते। श्रेष्ठ ने अपनी मार जारी रखते हुए कड़वी आवाज में कहा, लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीखा तूने, है ना? आज तुझे सिखाता हूँ कि इज्जत कैसे की जाती है, ताकि अगली बार तू नित्या के साथ इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत भी न करे। नीरव, जो अब मार से थककर लगभग अधमरा हो चुका था, गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई भाई माफ कर दीजिए, प्लीज अब मत मारिए, सॉरी। लेकिन श्रेष्ठ के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने और जोर से बेल्ट का प्रहार करते हुए दांत पीसकर कहा, माफी मांगने से पहले सोचना चाहिए था नीरव। अब जब गलती की है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। नीरव दर्द से तड़प रहा था। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वह बार बार रोते हुए श्रेष्ठ से रुकने की भीख मांग रहा था। भाई प्लीज रुक जाइए, लेकिन श्रेष्ठ के गुस्से ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। नीरव ने देखा कि उसका बड़ा भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने असहाय होकर अपने माता पिता की ओर देखा और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया, मॉम डैड प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन दक्ष जी ने उसकी ओर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, हम इसे नहीं रोकेंगे। जो श्रेष्ठ कर रहा है वो बिल्कुल सही है, तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। उनकी बेरुखी से नीरव और भी घबरा गया। वहीं नित्या का दिल इस पूरी स्थिति को देखकर टूट रहा था। उसकी संवेदनशीलता और साफ दिल के कारण वो नीरव को इस हाल में देख नहीं पा रही थी। नित्या मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अगर यह इसी तरह अपने भाई को मारते रहे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, मुझे ही इसे रोकना होगा। वो घबराई हुई थी, क्योंकि कल का श्रेष्ठ और आज का श्रेष्ठ पूरी तरह अलग इंसान लग रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी कोशिश से वह अपने प्रिय श्रेष्ठ को खो न दे। फिर भी उसने साहस जुटाया और धीमे कदमों से श्रेष्ठ के पास आई। उसकी आंखों में डर और मिन्नत दोनों थे। उसने हल्की आवाज में कहा,
श्रेष्ठ, प्लीज रुक जाइए। श्रेष्ठ ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन गुस्से के कारण उसका ध्यान अभी भी नीरव पर था। नित्या ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की।